हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चैप्टर नंबर 1 आवर इन्वायरमेंट की पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने बायोटिक इन्वायरमेंट तक डिस्कस कर लिया था। तो ये पार्ट नंबर 2 वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ए बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है कि बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या था, बायोटिक कंपोनेंट्स थे जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। तो वैसे ही ए बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। Abiotic components include physical conditions and non-living material that affect the growth, maintenance and reproduction of living components and can interact with each other। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल भी आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं और क्या आते हैं, फिजिकल कंडीशंस भी आती हैं। अब ये जो नीचे एग्जांपल्स दे रखी हैं हमको, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें फिजिकल इन्वायरमेंट से मिलती हैं, हमारे बाहर इन्वायरमेंट से मिलती हैं। इसलिए इनको क्या है, फिजिकल कंडीशंस भी बोलते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये एक लिविंग कंपोनेंट की ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन पे अफेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इंट्रैक्शन भी करते हैं। तो वैसे ये वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सोयल, रॉक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर एक एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो अब हम इंडिविजुअली हर एक के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में। तो हमें पता है कि वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके जीवित रहने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। तो हमें पता है कि जो पानी होता है, पानी को हम पीने के काम में लेते हैं, उससे नहाते हैं, उससे कुकिंग करते हैं। और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। और ये जो पानी है ये खेतों की सिंचाई के लिए भी काम आता है। और ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। तो ह्यूमंस भी एक एनिमल हैं, तो चाहे वो दूसरे एनिमल्स हों, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हों, तो हम सभी को क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ती है हमारे लाइफ में। जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करने के लिए। तो आप सोचो और एक लिस्ट बनाओ कि पूरे दिन में जो हम काम करते हैं उनमें से कितने ऐसे काम हैं जिनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बहुत सारे ऐसे काम मिलेंगे, क्योंकि हम नहा रहे हैं। देखो, पहली बात तो यही है कि पीने के लिए पानी काम आता है, देन नहाने के लिए, फिर कुकिंग करनी है, सब कुछ मोस्टली पानी से ही होता है। अब हम पढ़ते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। Rainwater harvesting is a way to collect rainwater when it rains. Rainwater can be stored above the ground or underground and then used later. This happens naturally in open rural areas. However, in congested metropolitan cities, we need to create a method to capture the rainwater. Rooftop rainwater harvesting is one of such methods. तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि जो बारिश का पानी होता है हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं, और आने वाले टाइम में जो भी हमारे काम होते हैं, घरों के काम, उनमें हम उनको वापर सकते हैं, उसमें काम में ला सकते हैं। तो अब रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे? ग्राउंड जो धरती है, धरती के नीचे भी और धरती के ऊपर भी, ठीक है, और बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पे होता है प्रोसीजर? रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो गांव के इलाके होते हैं, वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो बारिश है वो कम आती है। और कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी होती हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम आती है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी इस मेथड को अप्लाई किया जाता है रेन वाटर को कैप्चर करने के लिए। और ये जो मेथड है इनमें से सबसे ज़्यादा एक जो बहुत अच्छा मेथड है वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि यानी रूफ टॉप क्या है कि छत, रूफ क्या होती है? छत की, छत के ऊपर से रेन वाटर को हार्वेस्ट करना। अभी कैसे होता है तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो क्या हो जाता है, छतों पर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि बारिश आती है तो छतों पर वो कलेक्ट हो जाता है। जो घरों की छत होती हैं, टेरेस होते हैं, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और जो पाइप्स लगाई होती हैं हमने, पाइप्स के द्वारा क्या होता है,
वो जो पानी है छत का, उस पानी को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है बहुत बड़े बड़े गड्ढों में, टैंक्स में, या जो वेल्स होती हैं, है ना, उनमें कर लिया जाता है। तो हमें पता है कि जो पानी होता है ये थोड़ा इम्प्योर होता है। तो क्या हम करते हैं, तो ये जो पानी है इसको हम क्या कर देते हैं, पहले इसकी प्योरीफिकेशन कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, और बाद में हमारे जो घरों के कामकाज होते हैं उनमें इसको यूज़ कर लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सब सॉयल वाटर लेवल। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो पानी का, जो बारिश का पानी है उसको कैप्चर करने का जो पूरा प्रोसीजर है, इसके द्वारा क्या है, सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना। कि जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं उनमें क्या है, उनमें भी बारिशें बहुत कम होती हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है, पानी की स्कार्सिटी रहती है। तो उन पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा मेथड है, और इससे जो हमारा वाटर लेवल होता है ना, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि बारिश हो रही है बहुत कम, और हमने क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करवा लेते हैं, हम अंडरग्राउंड से वाटर लेते हैं, तो अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या है, उसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या है, जो हरियाली है वो मेंटेन रहती है। If rainwater is not collected, it flows down to the river situated far away through the drains and is thus not available for immediate use. अब क्या है, अगर हम रेन वाटर जो है, अगर बारिश का पानी अगर हम उसको नहीं कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जो नालियाँ होती हैं, ड्रेन्स का मतलब होता है नालियाँ, तो वो नालियों के थ्रू क्या है, बहता हुआ कहाँ चले जाएगा, बड़ी बड़ी नदियों में, रिवर्स में चला जाएगा, और हम उसको अपने काम में नहीं यूज़ कर पाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगा। तो the rainwater that falls on the roads or concrete areas goes into the drains. The rainwater that falls on the untreated ground seeps into the ground, recharging the groundwater. Innovative water collection methods need to be used in different areas to collect and use rainwater. अब क्या है, जो बारिश का पानी होता है जो कि रोड्स पे गिरता है, या कहाँ पे गिरता है, जो वैसे ऊबड़ खाबड़ से एरियाज़ होते हैं वहाँ पे गिरता है, तो वो क्या पानी हो जाता है, वो तो नालियों के थ्रू क्या होता है, बह जाता है। और बाकी जो पानी होता है, जो कि बारिश का पानी गिरता है अनट्रीटेड ग्राउंड पे, अनट्रीटेड यानी जो मिट्टी वाली जो जगह होती है, लैंड होती है ना, जो मिट्टी से भरी जो कच्ची रोड जो वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है, जो अगर बारिश होती है तो वो क्या है, पानी मिट्टी सोख लेती है और वो अंडरग्राउंड में चला जाता है पानी। अब कुछ ऐसे मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, इनोवेटिव वाटर कलेक्शन के मेथड्स भी हमें यूज़ करने चाहिए, ताकि हम रेन वाटर को क्या कर सकें, इसको स्टोर कर सकें, कलेक्ट कर सकें और इसको यूज़ कर सकें। अब ये है एक एक्टिविटी नंबर 4, इसको हम पढ़ते हैं। थिंक ऑफ सम इनोवेटिव वेज बाय विच यूज़ ऑफ वाटर एंड इट्स वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड एट स्कूल, एट होम। इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मेक अ पोस्टर ऑन हार्वेस्ट योर वाटर टू हार्नेस लाइफ। अब आप कुछ ऐसे डिफरेंट इनोवेटिव बहुत अच्छे से आइडियाज़ के बारे में, कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचो, जिससे कि जो हम पानी को यूज़ करते हैं, एक तो पानी का यूज़ करना और पानी की वेस्टेज करना कम हो जाए, हमारे घरों में भी और हमारे स्कूल में भी। तो आप अपने फ्रेंड से जाकर बात करो, नेबर से मिलो, फैमिली मेम्बर से मिलो, और अपना एक पोस्टर बनाओ, हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को निखारने के लिए हम पानी को कैसे बचा सकें। तो ये था वाटर के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं एयर के बारे में। We all know that all organisms need air for their survival. Air is a mixture of several gases. Oxygen, nitrogen and carbon dioxide are the important gases present in air. तो हमें पता है कि हर एक जीव जंतु को अपना जीवित रहने के लिए क्या है, हवा की ज़रूरत है। और हमें पता है कि जो हवा है वो बहुत सारी गैसेस की मिलकर बनी है। अब उनमें से मेन जो सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं वो होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा हवा में पाई जाती हैं। तो हवा तो मिक्सचर है गैसेस का, और बाकी ये जो नाम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हैं अलग अलग डिफरेंट गैसेस। अब जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको जो ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, किसके लिए, उनको भी प्रोसेस करना होता है, किसका, रेस्पिरेशन का। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनको अपना भोजन बनाना है और भोजन बनाने के लिए क्या है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत है, जो कि उनको एटमॉस्फेयर से प्राप्त हो जाती है और वो क्या बाद में रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, बाद में बैक ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी हमारे क्या है, पूरे हमारे वातावरण में, पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में को छोटी छोटी अमाउंट में कुछ और भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कितना ज़्यादा आसपास हमारे जर्म्स भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं और इतना पॉल्यूशन होता है, इतनी मिट्टी होती है, तो इसलिए हवा में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस तो होती हैं, इसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस भी होती हैं। Clean air is essential for our health as it provides the oxygen that is necessary to sustain life. हमें पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कौन सी गैस चाहिए जीवित रहने के लिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो अगर हमें शुद्ध हवा मिलेगी तो उससे ही क्या है, अगर शुद्ध हवा मिलेगी तो शुद्ध हवा में क्या होगी, अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन होगी, जिससे कि हम अच्छे से जीवित रह पाएंगे और हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। अब हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। Natural light is provided to us by the sun during the day and by the moon during the night. जो क्या है, नेचुरल लाइट है, जो क्या है, कुदरती जो रोशनी है, जो कुदरती क्या है, प्रकाश है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सन के थ्रू, सूरज के द्वारा हमें प्राप्त होता है। कब? दिन के टाइम में। और रात में हमें किससे प्राप्त होता है? चंद्रमा से, चांद से। द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट। हमें पता है कि जो मून होता है, जो चांद होता है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। Hence, sun is the ultimate source of natural light. This natural light is used by the plants to grow and to prepare their food. तो हमें पता है कि चाहे देखो मून के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं है ना, और जो सन ही है एक अल्टीमेट जो सोर्स है नेचुरल लाइट का। तो यही जो सन की लाइट होती है ये प्लांट के द्वारा यूज़ कर ली जाती है अपने भोजन को बनाने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो हमें पता है कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी, अगर सूरज का प्रकाश हमारे प्लैनेट पे नहीं होगा तो लाइफ जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो प्लांट भी हैं वो सनलाइट को ही यूज़ करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, जिसको प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। Light penetrates into the forest as well as into the water bodies. Aquatic plants use sunlight for photosynthesis just like the other plants. तो penetrates का मतलब होता है कि डिपॉजिट हो जाना या फिर ऑब्जॉर्ब हो जाना। तो जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है फॉरेस्ट के अंदर और वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो अब देखो वाटर बॉडीज़ में क्या होते हैं, वहाँ पे भी क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं। तो अब वो भी प्लांट्स ही हैं, उनको भी अपना खाना खुद बनाना है, तो उनको भी सनलाइट चाहिए। तो क्या होता है कि उनको भी जो सनलाइट होती है वो मिल जाती है सन के थ्रू फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसा कि दूसरे प्लांट्स करते हैं। तो क्या होता है कि जो अमाउंट है, मतलब द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दिस प्लांट्स डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ वाटर। अब देखो, अब जितना प्लांट जो है वो जो पानी में रहने वाला प्लांट है, अगर वो ज़्यादा गहरा होगा पानी के अंदर, तो जो सूरज की जो जितनी मात्रा में जो सूरज की रोशनी आ रही है वो उतनी मात्रा में उसको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वो बहुत अंदर है, वो गहरा है, वो बहुत अंदर पानी में है, तो जिससे कि क्या है उसको कम लाइट मिल पाएगी। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं डीप वाटर्स के अंदर, ज़्यादातर नहीं कर पाते। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू अ लाइट इन डिफरेंट वेज। तो अब क्या है, कई प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग डिफरेंट वे से। रिस्पॉन्ड का मतलब है जवाब देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो अपना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो जैसे कि अब एक प्लांट है जिसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। क्या नाम है? मॉर्निंग ग्लोरी, जिसको आइपोमिया भी बोलते हैं। तो अब इसमें एक इतनी अच्छी सी एक नेचुरल एक क्वालिटी है, ये अपना एक बिहेवियर शो करती है जब सनलाइट इस पर पड़ती है, कि जब सुबह सूरज उगता है तो क्या करते हैं, जो इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम हो जाते हैं। ब्लूम का मतलब होता है खिल जाना, फूल जो होते हैं वो खिल जाते हैं दिन के टाइम जब सनराइज़ होता है, और इसके जो फूल होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं शाम के टाइम जब सन सेट हो जाता है। और क्या होता है
सिमिलरली इन सम प्लांट्स द लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो सुबह के टाइम क्या ओपन हो जाती हैं और रात के टाइम अपने आप क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब जो सनफ्लावर है वो उसका भी एक ऐसा ही बिहेवियर है। सनफ्लावर क्या करता है, क्योंकि हमें पता है जो सन है, सन कहाँ पे होता है, ईस्ट में सुबह सनराइज होता है। तो क्या होता है, जो सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसका भी फेस कहाँ पे होता है, सुबह सुबह के टाइम ईस्ट में, जहाँ पे सन का होता है। अब शाम के टाइम जो सन है वो कहाँ पे आ जाता है, वेस्ट में, तो उसका फेस भी क्या हो जाता है, वेस्ट में हो जाता है। तो ये अलग अलग बिहेवियर हैं जो कि प्लांट शो करते हैं। अब एनिमल्स का शो करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। एनिमल्स शो डिफरेंट वेरिएशंस इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल टू देम। अब एनिमल्स को जितनी मात्रा में लाइट मिलती है उस हिसाब से वो अपने बर्ताव में, अपने वो बिहेवियर में अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस, अपने अलग अलग वेरिएशंस दिखाते हैं। तो उनमें से कई एनिमल्स क्या होते हैं, दिन के टाइम क्या है, बहुत एक्टिव होते हैं, है ना, जबकि लाइट होती है। अब उनमें से कई एनिमल्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं रात के टाइम, जैसे कि रैट्स, कॉकरोच और आउल्स। हमें पता ही है, हम देखते हैं ना अपने हमारे घरों में कि रात में क्या जो होते हैं, जो कॉकरोचेस आ जाते हैं, रैट्स आ जाते हैं। और आउल का तो हमें वैसे ही पता है कि उसको रात में भी दिखता है, जो उल्लू होता है उसको रात में भी दिखता है। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो सुबह के टाइम और कुछ एनिमल्स रात के टाइम एक्टिव होते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या है, बेसिकली जब हमें बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं और हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं। तो वैसे टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट प्लेस। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक स्थान की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को इंडिकेट करता है कि ये जो एक स्थान है, एक प्लेस है, इस जगह का जो हॉटनेस या कोल्डनेस की कितनी डिग्री है उसको इंडिकेट करता है, उसको बताता है क्या, कौन, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को बताने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। हम हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह के क्या होते हैं, डिफरेंट हॉटनेस या कोल्डनेस के क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। अगर हम कहीं ठंडी जगह में जाएंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, अगर हम गर्म जगह में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब जो टेम्परेचर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर भी असर डालता है, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। ये एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसा नेचुरल नॉन लिविंग सा फैक्टर है, ये एक ऐसी कंडीशन है हम कह सकते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को निश्चय करता है हमारे अर्थ प्लैनेट पे। क्योंकि देखो, हर एक प्लांट और एनिमल्स एक जगह पे नहीं होते। अब जो कैक्टस होता है, कैक्टस कहाँ पे होता है, हमें पता है राजस्थान वाली साइड होता है जहाँ पे कि रेत होती है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता। अब वो जो कैक्टस प्लांट है वो हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, इनके बिहेवियर्स हैं, ये अलग अलग क्या है, ये एक जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक जगह नहीं हो सकते, वो टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी क्या है, एक सहनशीलता रेंज है, एक सहनशीलता पावर है, किसको सहने की, टेम्परेचर को। अगर कोई है प्लांट या एनिमल, उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा कि वो इस टेम्परेचर में रह सकता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं रह पाएगा, या तो वो मर जाएगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि वो उसकी एक सहनशीलता रेंज है, एक वो रेंज है जिससे भी कि वो टेम्परेचर को सहन कर सकता है। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, वो गर्म जगह में होते हैं, है ना, और कई प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ होते हैं, ठंडी जगह पे होती हैं। अब जो काउज होती हैं, जो गायें होती हैं, वो तो जो हॉट वेदर होता है, जो गर्म जो मौसम होता है उसको सह लेती हैं बेटर देन बफेलोज। बफेलोज से ज़्यादा अच्छा वो सह लेती हैं। हमने देखा है कि बफेलोज जो होती हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, कूलिंग रखने के लिए क्या कर लेती हैं, जो छोटे छोटे सरोवर होते हैं, है ना, छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, उनमें चली जाती हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, और अपने आप को क्या कर लेती हैं, कूल कर लेती हैं ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम। दिस इज़ बिकॉज बफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। अब इससे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि दिस इज़ बिकॉज बफेलोज आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि जो बफेलोज होती हैं वो क्या होती हैं,
उनका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए वो क्या करती हैं, हैंस दे फील द हीट मोर, इसलिए उनको क्या जो गर्मी है वो ज़्यादा लगती है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो तो वैसे ही गुड ऑब्जर्वर होता है ऑफ हीट, तो और उसके पास स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं है जिससे कि वो अपनी गर्मी, अपना स्वेट बाहर निकाल सके, तो इसलिए वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करती है, अपने आप को वाटर में रखती है। अब दूसरे साइड देखा जाए तो जो कैमल है, जो ऊँट होता है, वो तो टॉलरेट कर सकता है बहुत ज़्यादा हीट, क्योंकि डेजर्ट्स में रहता है वो, और डेजर्ट हमें पता है जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं वहाँ पे तो ना पानी होता है, ना वहाँ पे कुछ अच्छा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बहुत हॉटनेस होती है, बहुत गर्मी वाला इलाका होता है। तो क्या होता है, उनको वो टॉलरेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है वहाँ पे तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टॉलरेट कर सकते हैं। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स, उनके पास भी कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। अब इससे क्या होता है, जो देखो जो हमारे बॉडी में जो निकल रहा है, टॉक्सिन निकल रहा है, जो स्वेट निकल रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ही तो निकल रहा है ना, एक तरह से एक टॉक्सिक ही है ना। तो क्या होता है, उनके यहाँ स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, जिससे कि जो पानी होता है उनकी बॉडी में रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, और वो पानी के बिना भी बहुत टाइम तक स्टे कर सकते हैं। अब जो पोलर बियर्स होते हैं, ये पिक्चर में दिखा रखा है कि जो पोलर बियर्स होते हैं और पेंगुइन्स होते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, जो ठंडे रीजन्स होते हैं, और वहीं जो दूसरी और जो टाइगर्स होते हैं या जो एलिफेंट्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वार्म रीजन्स में, आप देख सकते हो, है ना। तो ये अलग अलग क्या है, इनकी टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर को ये सहन कर सकती हैं। अब लास्ट आता है हमारा सॉइल। अब सॉइल क्या है, मिट्टी है। तो सॉइल इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर ऑफ आर इन्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल। हमें पता है कि जो सॉइल है वो भी एक दूसरा एक अबायोटिक फैक्टर है हमारे वातावरण का। तो हमें पता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी के बिना नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि हर एक प्लांट को एक स्पेसिफिक मिट्टी चाहिए होती है, एक मिट्टी चाहिए जिससे कि वो ग्रो कर सके, क्योंकि जो मिट्टी है उन्हीं से ही तो उनको वाटर और मिनरल्स मिलते हैं प्लांट्स को, जो कि उनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो उनको भी वो क्या है, एक घर मिल जाता है। मिट्टी एक तरह से उनके लिए घर है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं। सो गाइज़, ये जो इंट्रैक्शन इन द एनवायरनमेंट है, ये जो पूरा एक टॉपिक है, इस टॉपिक को और जो लास्ट समरी जो होगी इसकी पूरे चैप्टर की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतने अच्छे से समझ भी नहीं आ पाएगा। तो हमने बायोटिक अपना इन्वायरमेंट कर लिया, अबायोटिक कर लिया, अभी लास्ट टॉपिक रह गया जो कि आप मेरे पार्ट नंबर 3 वीडियो में देख सकते हो। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।